we have a stator body which has stationary windings, है ना, याद है, स्टेटर बॉडी होता है, एक रोटर बॉडी होता है, फिर स्टेटर के ऊपर स्टेशनरी वाइंडिंग होता है एक 3 फेस, और रोटर के ऊपर रोटर कंडक्टर्स होते हैं, और we also call it as rotating transformer, if you remember. Did we call it or not? We also called it as rotating transformer. Induction motor is also called as rotating transformer. Why did you call it as rotating transformer? Because the principle of operation is very much similar to transformer, except that this is a rotating machine and that's a stationary machine. तो रोटेशन के अलावा बाकी पूरा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सिमिलर है. जैसे वहां प्राइमरी सेकेंडरी है, यहाँ पर स्टेटर रोटर है. जैसे वहां सेकेंडरी में आप नहीं, जैसे प्राइमरी में आप सप्लाई देके सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी में सप्लाई देके सेकेंडरी में आप लोड डालते हो, वैसे ही यहां पर भी स्टेटर में सप्लाई देके आप रोटर पर लोड डालते हो. लेकिन फर्क यह है कि दिस इज ए मोटर. सो मोटर का लोड किस तरह होता है? मोटर पे आप कैसे लोड डालते हो? व्हाट टाइप ऑफ लोड होता है? व्हाट टाइप ऑफ लोड इज कनेक्टेड टू मोटर? मैकेनिकल लोड. ट्रांसफॉर्मर को आपने सेकेंडरी साइड में किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड को कनेक्ट किया था, वो इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल ही कन्वर्ट करता है ट्रांसफॉर्मर. बट ये मोटर है तो ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है. तो लोड जो भी होगा वो मैकेनिकल लोड होगा, लेकिन वो मैकेनिकल लोड अपने आप एनर्जी नहीं ले सकता. तो क्या होगा, रोटर पर आप जब लोड डालोगे तो उसको सप्लाई करने के लिए, उस लोड को कैटर करने के लिए वो स्टेटर से ही पावर या एनर्जी लेता है. जैसे आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी में आपने अगर लोड किया तो वहां का जो लोड करंट है वो बाय डिफॉल्ट उसका एक रिफ्लेक्शन जो है प्राइमरी में भी दिख गया था. आप लोगों को याद है? सेम वे में रोटर में अगर आपने लोड किया तो उसका रिफ्लेक्शन आपको स्टेटर में दिख जाता है. इसलिए हम इसको रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर कहते हैं. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक्सेप्ट दैट इट्स ए मैकेनिकल लोड यहां डालते हैं और ये रोटेटिंग बॉडी है. कौन सा? इंडक्शन मोटर. ट्रांसफॉर्मर जो है इलेक्ट्रिकल लोड है और स्टेशनरी बॉडी है. और एक और इसी बीच में एक डिफरेंस और है कि यहां पर जो सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर में जैसे सेकेंडरी होता है, इंडक्शन मोटर में रोटर होता है. रोटर इज ए शॉर्ट सर्किटेड बॉडी. क्लियरली मैंने ये भी बताया था उस दिन स्टेप्स में. रोटर को आप शॉर्ट सर्किट करके रखते हो. इफ यू आर नॉट शॉर्ट सर्किटिंग रोटर, देन रोटर करंट विल नॉट बी फ्लोइंग, बिकॉज जब आपने रोटर को शॉर्ट सर्किट किया तो रोटर करंट फ्लो किया, रोटर करंट, रोटर ईएमएफ आया, रोटर करंट फ्लो किया और रोटर करंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और मोटर चलना शुरू हुआ. अगर आप रोटर को शॉर्ट नहीं करते तो सिर्फ ईएमएफ ही इंड्यूस होता, करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट या क्लोज पाथ के बगैर करंट विल नॉट फ्लो. एंड इफ देयर इज नो करंट, देयर इज नो टॉर्क, देयर इज नो टॉर्क, देयर इज नो मोटर रोटेशन. सो शॉर्ट सर्किटेड रोटर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंडक्शन मोटर. ये 3 डिफरेंसेस आपको याद होना चाहिए. एक, मैकेनिकल लोड होता है इंडक्शन मोटर में, ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रिकल लोड होता है. दूसरा, रोटेटिंग बॉडी होता है इंडक्शन मोटर में, ट्रांसफॉर्मर में स्टेशनरी बॉडी होता है. तीसरा, रोटर शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग्स होते हैं रोटर में. रोटर बॉडी मतलब रोटर को शॉर्ट सर्किट नहीं करते, रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग्स है, कंडक्टर्स है, उसको शॉर्ट करते हो, क्योंकि ईएमएफ तो इंड्यूस वही होगा कंडक्टर में. और ट्रांसफॉर्मर में आपका सेकेंडरी को आप कोई शॉर्ट नहीं करते. ठीक है? तो ये मेजर डिफरेंसेस थे. अब फिर जब रोटर चलना शुरू किया तो फिर हमने वो भी देखा कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचने की कोशिश हमेशा करता रहेगा, लेकिन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर उसने सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लिया
तो फिर रिलेटिव स्पीड आपका 0 हो गया, तो रिलेटिव स्पीड 0 हो गया तो फिर ईएमएफ 0, करंट 0, टॉर्क 0, और फिर धीरे से रुकना शुरू हो जाएगा मोटर। और जैसे ही वो रुकना शुरू कर देगा तो स्पीड कम हुआ तो रिलेटिव स्पीड बढ़ा। तो इसलिए हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कुछ स्पीड कम पर ही इंडक्शन मोटर सेटल हो जाता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं रोटर स्पीड, एनआर। याद है, एनएस इज सिंक्रोनस स्पीड, एनआर is rotor speed, and therefore there is always something called as slip in an induction motor which is given as ns minus nr, ये rpm में है, और percentage slip ns minus nr divided by ns into 100। याद आया? ठीक है। अब ये 3 फेज है, इसका मतलब ये AC है, तो AC के साथ फ्रीक्वेंसी होता है, इज इट और नॉट? फ्रीक्वेंसी 2 जगह होती है, एक स्टेटर एक रोटर, बिकॉज स्टेटर में आप सप्लाई दे रहे हो तो आपका स्टेटर में सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा, जो सप्लाई आप दे रहे हो 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज जो भी आप दोगे वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा, अगर आप इसको F कहते हो। लेकिन रोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी अलग होता है, जिसको हम F डैश, अच्छा ये हटा दो वरना कंफ्यूज हो सकते हो आप। F और F डैश, F और F डैश दोनों सेम नहीं है, बट हम सेम कर सकते हैं, वो बता दूंगा कब होगा। व्हाट इज द डिफरेंस? F डैश क्या होता है? If you remember, आपको ये याद है उस दिन, ये याद होगा, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, ये हमने यूज भी किया था उस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में जब हम बात कर रहे थे। सिंक्रोनस स्पीड इज गिवन बाय 120 टाइम्स फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल्स, and this frequency F is equal to n into P upon 120. So anywhere frequency is depending on, ये तो कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ पोल्स, हमेशा हम लोग बदलते नहीं रहते पोल्स, एक बार मशीन तैयार हो गया तो कांस्टेंट हो। 120 is also constant, तो F is directly proportional to n, and this n is called as relative speed between conductor यानी वाइंडिंग एंड फील्ड। ये सब ना फैराडेस लॉ से रिलेटेड है सब कुछ भाई। हम रिलेटिव स्पीड, ईएमएफ, ये सब किससे बात करते हैं हम लोग? फैराडेस लॉ से ही तो बात करते हैं। फैराडेस लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग विद ए कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर लो और कुछ फ्लक्स ले लो, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, और कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करो, चाहे आप फील्ड को मूव करो या फिर कंडक्टर को मूव करो, 2 तरीके हैं। आर यू फॉलोइंग? फील्ड को भी मूव करो और कंडक्टर को भी मूव करो। हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? वी नीड ए रिलेटिव मोशन और रिलेटिव स्पीड बिटवीन conductor and the field, then you will be able to achieve some EMF induced in the conductor। यही तो फैराडेस लॉ है ना? आप फील्ड बनाओ, उस फील्ड में आप अपना कंडक्टर को फील्ड के अंदर ले आना, फिर फील्ड से बाहर, फिर फील्ड के अंदर, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें क्या हो रहा है? कंडक्टर इज मूविंग। दूसरा तरीका यह है कंडक्टर स्टेशनरी रखो, फील्ड को मूव करो। अब यहां पर क्या हो रहा है बताओ? इंडक्शन मोटर में मैंने 2 तरीके बताए थे आपको। दो चीजें हो रही है, स्टेटर में अलग होता है, रोटर में अलग होता है। अगर स्टेटर की बात करते हैं, स्टेटर में कंडक्टर्स
स्टेशनरी है, और फील्ड आपका 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, याद है ना? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हमने ये भी बताया था। तो स्टेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंडक्टर स्टेशनरी है और फील्ड जो है रोटेटिंग है, और वहां पर आपका स्पीड डिफरेंस कितना है, रिलेटिव मोशन कितना है? स्टेटर कंडक्टर किस स्पीड पर है? स्टेटर कंडक्टर 0 स्पीड, क्योंकि ये स्टेशनरी है। इज इट और नॉट? और फील्ड ये सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेटिंग है। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? ns माइनस 0, तो कितना हो गया? ns। तो स्टेटर में फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ns माइनस 0 p बाई 120, मतलब ns इंटू p बाई 120। आर यू फॉलोइंग? मैंने इसलिए क्लियरली लिखा है फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, एंड स्पीड इज नथिंग बट रिलेटिव स्पीड। अगर स्टेटर की बात मैं करता हूं तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू ns, ये कैसे आया? ऐसे। ये कैसे आया? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या है स्टेटर में? कंडक्टर और फील्ड के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो है। तो कितना है? ns माइनस 0 मतलब ns, तो ns इंटू p बाई 120। ठीक है, ये स्टेटर के लिए है। अब हम रोटर की बात करते हैं, तो f डैश क्या होगा? नहीं, बंद करो दरवाजा। इसका क्या होगा? f डैश रोटर में रोटर कंडक्टर्स और रोटर कंडक्टर और फील्ड। रोटर कंडक्टर रोटेट कर रहा है NR, लिखा है हमने वहां पर। इज इट और नॉट? इसमें कोई डाउट है? फील्ड NS, तो रिलेटिव स्पीड क्या हुआ? ns माइनस nr। समझ में आया? तो अब देखिए f डैश जो है अब ns माइनस nr इंटू p बाई 120। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? एफ डैश इज इक्वल टू ns माइनस nr। अब यहां से बताओ, मैंने मना किया था ना? हाँ दे दूंगा, चलो जाओ। आप ना आते आते आप चुपचाप नहीं आएंगे, 10 लोगों को हिलाते हुए बैठ जाओ, बाकी लोग चुप हो जाओ, बंद करो दरवाजा। आगे बैठ सकते हो, आगे इतना इंटरेस्ट है ना आपको, आओ आगे, यहां बैठ। हो गया? तो इसमें से देखिए परसेंटेज स्लिप, इसको हम S बोलते हैं ना, है ना? एक्चुअली कैपिटल स्लिप को S बोलते हैं। वैसे देखो ये है स्लिप का जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है, स्मॉल s से लिखते हैं हम स्लिप को, चाहे वो परसेंटेज में दो या फिर नॉर्मल में दे दो। ठीक है, तो f डैश इज इक्वल टू ns माइनस nr को मैं s इंटू ns लिख सकता हूं ना? इज इट और नॉट? s इंटू ns p बाई 120। सो f डैश इज इक्वल टू s इंटू ns p बाई 120 इज f। तो रोटर फ्रीक्वेंसी
रोटर फ्रीक्वेंसी इज फंक्शन ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी। एंड किस तरह का फंक्शन है, मतलब स्लिप टाइम्स। आर यू फॉलोइंग? स्लिप टाइम्स फंक्शन है आपका। अब बताओ ये दोनों सेम कब होंगे? स्लिप इज इक्वल टू, ये दोनों सेम कब होंगे? स्लिप इज इक्वल टू 1। स्लिप इज इक्वल टू 1 कब होगा? बताओ बताओ, सही है? S इज इक्वल टू 1 होगा तब ना ये दोनों सेम होंगे। S इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? स्लिप 1 कब होगा? स्लिप का वैल्यू 1 का मतलब क्या है, कब होगा? NR is equal to, so if NR is equal to 0, slip is equal to 1। NR 0 का मतलब क्या है? रोटर स्पीड इज 0। और ये इस कंडीशन को हम, सुनिए सब लोग, व्हेन रोटर स्पीड इज 0 उस कंडीशन को हम सिंपली स्टैंड स्टिल बोलते हैं। स्टैंड स्टिल मतलब रोटर घूम नहीं रहा है, स्टैंड स्टिल। इज इट और नॉट? और नॉर्मली सप्लाई देने के बावजूद भी अगर रोटर स्टैंड स्टिल है तो ये कब होता है नॉर्मली? स्टार्टिंग के वक्त। बिल्कुल जब आपने सप्लाई दिया तो तुरंत थोड़ी ना वो NR स्पीड पे चला जाएगा, वो धीरे से पहले 0 स्पीड, फिर 1 RPM 2 RPM जो भी है, रिलेटिवली उसका स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो एट स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, बिल्कुल स्टार्टिंग के वक्त आपका स्लिप जो है 1 होगा। और धीरे धीरे जब रोटर स्पीड बढ़ता जाएगा तब क्या होगा? स्लिप का वैल्यू, धीरे धीरे जब रोटर स्पीड बढ़ता गया तो क्या होगा? स्लिप का वैल्यू कम होता जाएगा। भाई स्लिप इज नथिंग बट दैट स्पीड डिफरेंस बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर। स्पीड डिफरेंस बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर। तो पहले तो रोटर 0 स्पीड पे था तो पूरा रिलेटिव स्पीड NS था, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ता गया तो रिलेटिव स्पीड कम होता गया, तो स्लिप जो है 1 से कम होता जाएगा। अब स्लिप 0 कब होगा? NS इज इक्वल टू NR। बट हम इसको प्रैक्टिकली तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करते, बट हम ये कहते हैं कि स्लिप का जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है। अब बताओ कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में स्लिप का वैल्यू कैसे होगा? 0 के आसपास होगा या 1 के आसपास होगा? नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब मोटर चालू कर दिया, मोटर रन कर रहा है, 0 के पास क्यों होगा? NS और NR में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। NR हमेशा NS के थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा नीचे सेटल हो जाता है। तो NS और NR के बीच में जो गैप है या डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए 0 के आसपास ही होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जो आपने निकाला है ना, this is called as frequency of rotor EMF and currents। ये जो F dash आपने निकाला है, it is a frequency of rotor EMFs and so this frequency which we have derived, this is an important derivation, this is a question bank का question है। So this frequency which we have derived is called as frequency of rotor EMF and rotor current। ठीक है, रोटर में जो EMF इंड्यूस होगा
प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में हमने पढ़ा भी है कि रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। रोटर में मतलब एक्चुअली रोटर हम कह रहे हैं, रोटर बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, रोटर कंडक्टर्स। तो रोटर कंडक्टर्स में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कंडक्टर एंड फील्ड। दैट इज व्हाट आई हैव अगेन क्लियरली मेंशन्ड हियर। तो स्टेटर साइड में तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि कंडक्टर और फील्ड के बीच में जो स्पीड डिफरेंस है वो सिंक्रोनस स्पीड है। बट रोटर साइड में इट इज नॉट ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर। रोटर साइड में हमने जो निकाला है एफ डैश रोटर फ्रीक्वेंसी एस टाइम्स एफ है। तो एस अगर चेंज हुआ तो एफ डैश भी चेंज होगा। स्टेटर का जो फ्रीक्वेंसी है एफ वो कांस्टेंट है, 50 हर्ट्ज आपने दिया या 100 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज जो भी दिया आपने वो कांस्टेंट रहेगा। बट रोटर साइड में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा क्योंकि वो एस पे डिपेंड करता है। व्हाट इज एस? स्लिप। और स्लिप इज डिपेंडिंग ऑन एनएस एंड एनआर। एनएस तो कांस्टेंट है लेकिन एनआर वो आपके लोड पे डिपेंड करता है। बिकॉज आप भी जानते हो लोड वेरी करने से स्पीड भी वेरी होता है, रोटर का स्पीड। इज इट और नॉट? बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, ये चक्की, वहां पर इंडक्शन मोटर ही होगा। इंडक्शन मोटर के जो फ्लाईव्हील है उसके साथ एक बड़ा सा बेल्ट लगा के आपका जो चक्की वाला मशीन है वो लगाया जाएगा और वो ग्राइंड करते रहता है। आप 1 किलो के बदले में 5 किलो डालोगे उसमें, कुछ भी चावल गेहूं जो भी डालना है, तो स्पीड में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग जानते ही हो। साइकिल की बात आप मैकेनिकल सिंपल साइकिल ही कर दो, आप बहुत अच्छे स्पीड पे चला रहे हो, सडनली एक बंदे को मैंने बैठा दिया तो आपका सेम स्पीड रहेगा? लोड से स्पीड में फर्क आएगा? ऐसे ही। बट the speed difference from no load to full load in an induction motor is very small. Very small. Speed difference from no load to full load is very small. मतलब it is a pretty constant speed motor. नाम के लिए हम उसको constant speed motor बोलते हैं इंडक्शन मोटर को, बट स्पीड डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है और वो थोड़ा बहुत स्पीड डिफरेंस भी स्लिप में आपको दिख जाता है वो, और इस वजह से फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी में आपको चेंजेस दिख जाते हैं। बट अदरवाइज रोटर फ्रीक्वेंसी को अगर हम साइड में रख देते हैं तो वर्किंग कंडीशन में आपके लोड के हिसाब से जो वेरिएशंस आएंगे स्पीड में वो उतने खास नहीं है। अब देखो चक्की में अगर स्पीड डिफरेंस आ रहा है, आपने 1 किलो के बदले 5 किलो 10 किलो डाल दिया, तो क्या मोटर रुक रहा है? नहीं ना, काम तो कर रहा है ना। तो इट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। स्पीड डिफरेंस जो है नो लोड से लेके फुल लोड तक। नो लोड मतलब क्या है? अगर आपने खाली चक्की विदाउट कुछ उसमें डाले आपने चलाया तो वो नो लोड है। आर यू फॉलोइंग? समझ में आ रहा है? अगर उसमें आपने 1 किलो डाला है कुछ भी, तो लोड आपने थोड़ा बढ़ाया, 5 किलो बढ़ा दिया, 10 किलो और बढ़ाया, तो ये है डिफरेंस लोडिंग में। मैकेनिकली तो आप डाल रहे हो, बिकॉज ग्राइंडिंग में उसे 1 किलो के ग्राइंडिंग में और 10 किलो के ग्राइंडिंग में एनर्जी जो उसको चाहिए वो ज्यादा चाहिए कि नहीं? वो कहां से लेगा वो एनर्जी? ग्राइंडर के पास थोड़ी एनर्जी है, वो शाफ्ट से लेगा या बेल्ट से लेगा। बेल्ट कहां से लेगा? फ्लाईव्हील से लेगा। फ्लाईव्हील को कहां से मिलेगा? इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उससे मिलेगा। रोटर के साथ, शाफ्ट के साथ आपने फ्लाईव्हील को जोड़ के रखा है, तो इंडक्शन मोटर के रोटर को कहां से मिला? स्टेटर से मिला। स्टेटर में आप सप्लाई दे रहे हो, ये होता है लॉजिक। आप पीछे जाओगे ना, एक लोड से लेके सप्लाई तक आप पीछे जाओगे तो ये होता है। समझ में आया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कुछ प्रॉब्लम्स लिखो पहले, जल्दी जल्दी लिखो। A 6-pole 3-phase induction motor a 6-pole 3-phase induction motor
at 50 hertz is running at 970 rpm. 970 rpm. Full stop. Find slip. अब टाइम वेस्ट मत करो, अभी अभी पढ़ा है और सारे फॉर्मूले भी सामने हैं. कोशिश करो, 2 स्टेप का आंसर है इसका, कुछ नहीं है. फाइंड स्लिप. नॉर्मली हम लोग स्लिप को फाइनली परसेंटेज में बताते हैं, तो आप फाइनली परसेंटेज स्लिप पता करिए. हाँ, सब कुछ सामने है, बोर्ड पर लिखा हुआ है. 0.03. देखिए मैंने कहा था आपसे, इसका रेंज क्या है, 0 और 1 के बीच में. और हमेशा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आपका स्लिप किस तरफ होगा, किसके आसपास होगा, 0. तो अब देखिए वैल्यू कितना है आपका, 0.03. आप दोनों लिखेंगे जब भी आप स्लिप कैलकुलेट करेंगे ना, तो परसेंटेज स्लिप 3% करके लिखेंगे और 0.03 करके लिखेंगे, दोनों लिखेंगे हमेशा. ठीक है. स्लिप को आप 2 तरीके से बता सकते हैं, और तीसरा तरीका है एक, स्लिप को ये, इसको स्लिप स्पीड बोलते हैं. मैंने ये भी उस समय बताया था आपको. स्लिप स्पीड, स्लिप इन टर्म्स ऑफ आरपीएम. इस स्लिप का तो कोई यूनिट नहीं है, यहां पर आप स्लिप को यूनिट के साथ बता रहे हैं. ये भी तो स्लिप है, बट ये आप आरपीएम में बता रहे हैं. कितना है, 30 आरपीएम. आपका एनएस 1000 आया होगा आप लोगों को, है ना. अब देखो, किसी भी प्रॉब्लम में 120f/p 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या 6 या 8 या 10, ज्यादा से ज्यादा. पोल्स आर ऑलवेज इन पेयर्स. यू कैनॉट हैव 3 पोल्स, 5 poles and 7 poles, because poles are in pairs, north and south. Are you following? तो poles are always in pairs. तो 2 पोल अगर है तो आप निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी हम एज्यूम कर लेंगे हमेशा हमारे पास 50 हर्ट्ज होगा, तो 120 into 50/2 is 3000. तो एक 2 पोल के लिए जो NS है 3000 RPM, 4 पोल के लिए जो NS है 1500 RPM. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको जनरलाइज करके हर पोल्स के लिए आपको सिंक्रोनस स्पीड पहले ही निकाल के बता रहा हूं. ठीक है. और 6 पोल के लिए मेरा 1000 आएगा, और 8 पोल के लिए शायद 750 ऐसा कुछ आएगा. समझ में आ रहा है? ये क्या चीज मैंने निकाला है, सिंक्रोनस स्पीड. तो अगर आप याद रख सकते हो तो रख लो, वरना हर प्रॉब्लम में आप तो कर ही सकते हो सीधा सीधा. आर यू फॉलोइंग? क्या किया हमने, सब लोगों ने कर लिया, 3% आ गया सबको. एक ही स्टेप है, एनएस निकाल के बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए 50 हर्ट्ज 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर. मैं रिपीट कर रहा हूं, ए 50 हर्ट्ज 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर has a rotor current of frequency 2 hertz. रोटर करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज का है. फुल स्टॉप. फाइंड स्लिप एंड स्पीड ऑफ मोटर. फाइंड स्लिप एंड स्पीड ऑफ मोटर. फाइंड स्लिप एंड स्पीड ऑफ मोटर. इसका भी सब कुछ सामने है आपका, सारे टर्म्स.
आपको जो दिया है वो क्या है, एनएस तो पता करना है आपको, फ्रीक्वेंसी किसका दिया है, स्टेटर का भी दे दिया, एफ और एफ डैश भी दे दिया है, दे दिया है कि नहीं, एफ डैश कितना है, एफ डैश कितना दिया है, 2 हर्ट्ज, एस 25 आरपीएम, हाँ स्लिप 4% और 0.04, एनएस भी आ जाएगा, स्लिप भी आ जाएगा, तो आपको बचेगा आपका एनआर, है कि नहीं। फोर पोल है ना ये, एनएच जो है 1500 आ रहा है और स्लिप जो है एफ बाई एफ डैश है 50 बाई सॉरी एफ डैश बाई एफ है 2 बाई 50, तो ये 0.04 और 4%। अब आएगा आपका स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। अगर आप इंटू 100 करेंगे तो यहां पर 4 लिखेंगे, अगर आप इंटू 100 नहीं करेंगे तो यहां पर 0.04 लिखेंगे, मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है ना। इससे आपको एनआर आएगा इसको सॉल्व करके देखो एक बार, इससे आ गया, इसी इक्वेशन से आ गया, देखो आ गया। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। अच्छा, वैसे जब हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ा था तो क्या हमने इसके स्टार्टिंग में कोई दिक्कत देखी थी कि ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा, पहले इसके लिए कुछ हमें अलग अरेंजमेंट करना है, ऐसा कुछ देखा था हमने? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में हमने जब पढ़ा है तो रोटर में जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, शॉर्टेड होने की वजह से करंट फ्लो करेंगे,
और वो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के वजह से आपका मोटर का प्रिंसिपल लगेगा और उससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो घूमना शुरू कर देगा। यही तो देखा था। इसका मतलब एक्चुअली इंडक्शन मोटर इज ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, अपने आप चालू हो जाता है। फिर भी हमें उसके स्टार्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत सोच के कुछ स्टार्टिंग मेथड्स हमें अपनाना पड़ता है। क्यों? इसका मैंने एक रीजन आपको पहले कुछ क्लासेस में, शायद पहले वाला क्लास में ही मैंने बताया था कि इंडक्शन मोटर से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी वजह से हम स्टार्टिंग उसका स्टार्टर्स यूज करते हैं। एक्चुअली इसमें हम स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर्स में हम स्टार्टर्स पढ़ने वाले हैं, मतलब व्हाट टाइप ऑफ स्टार्टिंग मेथड्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। इंडक्शन मोटर्स में 3-4 स्टार्टर्स होते हैं इंडक्शन मोटर के लिए, वो पढ़ेंगे। तो व्हाई डू वी वांट स्टार्टिंग मेथड व्हेन द मोटर कैन स्टार्ट बाय इटसेल्फ? व्हाई डू वी वांट अ स्टार्टर सेपरेटली? व्हाई कांट वी सिंपली स्विच इट ऑन एंड लीव इट? उसको समझने के लिए मोटर का जो आउटपुट है वो क्या है? एनी मोटर आउटपुट क्या होता है? मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में आप उसको टॉर्क से, प्योरली मैकेनिकल है। अगर मैं पावर कहूंगा तो आप पूछ सकते हैं मैकेनिकल पावर है या इलेक्ट्रिकल पावर है, एनर्जी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। बट टॉर्क इफ आई से इट इज अ प्योरली मैकेनिकल टर्म। तो टॉर्क और खासकर रोटर मतलब आउटपुट टॉर्क, आउटपुट टॉर्क इज इसको बंद कर दो, स्विच का है उसका। बंद करो। ठीक है। शायद दोनों का कॉमन है, वो छोड़ दो। तो रोटर टॉर्क जो कि आउटपुट टॉर्क है, ये डिपेंड करता है 3 चीजों पर। रोटर आउटपुट टॉर्क इज डिपेंडिंग ऑन 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पैरामीटर्स, और मैकेनिकल पैरामीटर्स नहीं, वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है। रोटर आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन रोटर को कितना इनपुट मिलेगा, इज इट और नॉट। रोटर आउटपुट में आपको पावर या मैकेनिकल पावर तभी आएगा जब उसको इनपुट मिलेगा। उसको इनपुट कैसे मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? रोटर को इनपुट कहां से मिल रहा है? स्टेटर से। क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं? स्टेटर और रोटर? क्या स्टेटर और रोटर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है? नहीं। तो फिर कहां से मिल रहा है? इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा प्राइमरी से सेकेंडरी में जैसे जाता था ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी, वैसे ही स्टेटर से इंडक्शन के द्वारा रोटर में होता है। तो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 की वजह से आपको करंट फ्लो करेगा I2, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर ऑफ रोटर। और इन तीनों को अगर मिला देंगे तो क्या है? E2 I2 cos phi2. So output torque is proportional to the input power. रोटर को जो इनपुट पावर मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर है ना। अब देखो, स्टेटर मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल इनपुट रोटर को देगा। वो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर जो है मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होके बाहर शाफ्ट के द्वारा मैकेनिकल पावर के फॉर्म में लोड तक जा रहा है। कैन यू सी हाउ मेनी ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर? स्टेटर में आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया,
ठीक है, वो मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिकल इनपुट मिलेगा आपका रोटर में, फिर रोटर में कुछ लॉसेस होंगे और वो मैकेनिकल में कन्वर्ट होके रोटर के शाफ्ट से बाहर लोड तक मैकेनिकल फॉर्म में जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इनटू इलेक्ट्रिकल थ्रू मैग्नेटिक एंड देन टू मैकेनिकल। दैट इज व्हाई दीज मशीन्स आर कॉल्ड एज एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। ये हमेशा एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट करते ही रहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, तो द रोटर आउटपुट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटर इनपुट पावर E2 I2 cos phi। ठीक है कि नहीं? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये, और ऐसे दोनों है I2 और cos phi। तो हमारा बेसिकली होता क्या है, आप अगर इसको T लिखते तो इसको K इंटू E2 I2 cos phi लिखते हैं आप, टॉर्क इक्वेशन, आउटपुट टॉर्क इक्वेशन। K इज सम कांस्टेंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है स्टार्टिंग में, खासकर क्योंकि हम स्टार्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। जब आपने स्टार्ट किया मशीन को, तो ये बात मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट इंस्टेंट पे तो स्पीड आपका कितना है रोटर का? फर्स्ट इंस्टेंट पे जब आपने स्टार्ट किया 0 वाला बॉडी, 0 स्पीड पे जो बॉडी है उसको घुमाने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए। ये मानते हैं कि नहीं? जो चल रहा है बॉडी, उसको चलाने के लिए आपको एनर्जी कम जरूरत पड़ सकती है, बट जो स्टैंड स्टिल में बॉडी है उसको घुमाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो ऑब्वियसली द करंट ड्रॉन बाय द मोटर सेकेंडरी साइड में, मतलब रोटर के साइड में जो I2 है वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट टॉर्क आपको ज्यादा चाहिए भाई, अदरवाइज घूमेगा कैसे? मोटर अपने आप नहीं, लोड भी तो होगा कुछ। मोटर के शाफ्ट के पास कुछ लोड भी तो कनेक्ट किया आपने, तो मोटर का वेट है, मोटर का इनर्शिया है, उसके साथ लोड भी लगा हुआ है, तो ज्यादा टॉर्क की जरूरत है। ज्यादा टॉर्क के लिए ज्यादा करंट की जरूरत है। ज्यादा करंट अकेला नहीं है, बट cos phi वाला करंट है। इज इट और नॉट? पावर फैक्टर भी साथ में है, तो करंट ज्यादा चाहिए। अब रोटर में जब करंट ज्यादा है, ज्यादा चाहिए, तो ये कहां से निकालेगा? स्टेटर, बिकॉज रोटर कैन नॉट डेवलप इट्स ओन करंट। रोटर को जो भी चाहिए वो स्टेटर से ही। तो रोटर का जो रिफ्लेक्शन है वो स्टेटर में आपको मिलेगा। याद है ट्रांसफार्मर में I2 का रिफ्लेक्शन I2 डैश था, सेम वैसे ही यहां पर जो I2 है वो रोटर में है, इसका रिफ्लेक्शन आपको स्टेटर में अपने आप एक I2 डैश के कंपोनेंट में मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आप फेजर वेजर भी ड्रॉ करते हैं इसके, तो आपको सिमिलर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? स्टेटर में जो करंट ड्रॉ करेगा सप्लाई से, वो बहुत ज्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में एट स्टार्टिंग नहीं, ड्यूरिंग स्टार्टिंग हाई स्टार्टिंग करंट होता है, और ये करीब 5 to 10 टाइम्स रेटेड करंट होता है। देखिए, ये जो भी हाई स्टार्टिंग करंट है, अच्छा हो गया, हाई स्टार्टिंग करंट जो भी है 5 to 10 टाइम्स रेटेड करंट होता है। ठीक है, रेटेड करंट कोई 1 एम्प 2 एम्प का अगर है तो उसका 5 to 10 टाइम्स, मतलब 1 एम्प की जगह 5 या 10 एम्पियर। ठीक है, बट इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान क्या है अगर ये कर रहा है? और ये भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, फिर तुरंत जो है वो अपने आप कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये प्रॉब्लम नहीं है,
हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करना प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या प्रॉब्लम है वो अगले क्लास में देखते हैं।